everyone. Welcome back to my channel साइकोलॉजी की पाठशाला. एंड काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं विद अ वीडियो. एंड कोई बात नहीं, अगर डेली मिलना ज़रूरी नहीं है, बट जब मिल रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू वर्क आउट. ठीक है. So today I have brought two theories of emotional intelligence. Of course ये कोई ऐसी बहुत ही एकदम नई सी थ्योरी नहीं है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ. But these two theories of emotional intelligence are one of the most important theories. और इस पे जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं. मतलब ये दो थ्योरीज ऐसी है जो एक्चुअली सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, राइट. और इसी से इमोशनल इंटेलिजेंस का इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस में मेयर सैलोवी और गोलमैन का थ्योरी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है पढ़ना. और नॉट ओनली इट्स डायमेंशंस. जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा मैं इसलिए इंट्रो दे रही हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है. बिकॉज लोग क्या बोलते हैं कि हमने 4 हिस्से याद कर लिए मेयर सैलोवी के, या हमने गोलमैन के 5 कंपोनेंट्स याद कर लिए EI के, बस दैट्स इनफ. और अगर पूछ लेगा तो हम कर देंगे. बट ऐसा नहीं है. ये आपका जो UGC नेट एग्जाम है ना, इट्स नॉट अ वेरी एक ऐसा सिंपल सा कि बस आपको कंपोनेंट पूछ लिया और आपने कर लिया. नो, यहाँ पर आपको हर कंपोनेंट के एक्सप्लेनेशंस को भी जानना उतना ही ज़रूरी है, और उसके इन डेप्थ जाके सोचना ज़रूरी है, राइट. ये आपका केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, कंपोनेंट्स के डेफिनेशंस के फॉर्म में आ सकता है. और ऐसे लास्ट में आई हैव ब्रॉट ऑल्सो 2 क्वेश्चंस में लेकर भी आई हूँ, जिससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में. सो इस वजह से आई हैव ब्रॉट दिस इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी. और ऐसी चीज़ें लाना जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कि हम एक ही चीज़ को पहले पूरा कंप्लीट करें, ख़त्म करें. नो, आई थिंक आप डायनामिक अप्रोच से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि क्वेश्चन हर नज़रिए से, हर तरीके से, हर डायमेंशन से आते हैं, राइट. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने पर्सनालिटी थ्योरी पढ़ना चालू किया है तो पहले हम 15 पर्सनालिटी थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद ही हम कुछ और छुएं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इसीलिए मेरे भी, आप चैनल पे भी देखोगे, मेरा कोई ऐसा सीरीज़ नहीं चलता है, राइट. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इस मेरे ही चैनल से क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ो. बहुत सारे चैनल्स हैं, यू कैन ट्राई, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीथिंग. जिससे आपको समझ आता है, आई वुड सजेस्ट आप उस चैनल्स को देखो, और उससे अगर आपको रिलायबल लग रही है चीज़ें तो आप उससे पढ़ो, राइट. सो अगर आपको मेरा ये जो मेरा सेशन है वो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको लगे कि येस यू कैन स्टडी फ्रॉम माई लेक्चर्स, तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर ऑफ दीज इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स. अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और इनके थ्योरी को पढ़ते हैं. अब छोटी सी थ्योरी है, हिस्ट्री है इमोशनल इंटेलिजेंस की. तो रिसर्चर्स ने बहुत सारे रीजंस ढूंढने की कोशिश की कि एक हाई IQ जो है वो सक्सेस क्यों नहीं लेकर आता. वाई? अच्छा, पहले तो सिर्फ इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट की हम बात करते रहते थे, तो आज इमोशनल इंटेलिजेंस अचानक से इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया. तो इस पर भी रिसर्चर्स ने रीजंस को जानने की कोशिश की. और साइकोलॉजिस्ट हो चाहे बायोलॉजिस्ट हो, ये सारे जो हैं अदर चीज़ों को भी इम्पॉर्टेंट रोल देख रहे थे कि इमोशनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, राइट. सो ये सारी चीज़ों में फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट, हैप्पी रिलेशनशिप रहे, इसमें क्यों EQ का क्या रोल है. तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जॉन मेयर और पीटर सैलोवी लेकर आए थे 1997 में. और 1990 में इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म को इन्होंने कॉइन किया था. तो इन्होंने अपने यूज़ में जो पूरा कॉन्सेप्ट है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था 1997 में, लेकिन कॉइन जो है 1990s में हो गया था.
जिसको इन्होंने 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया था। क्या? आइडेंटिफाइंग इमोशंस ऑन अ नॉन वर्बल लेवल। देखो ईक्यू का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाले के, अब नॉन वर्बल क्या है, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे एक्सप्रेशंस है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, बॉडी लैंग्वेज है, टोन है, राइट, ये सब पोस्चर्स है, जेस्चर्स है, हैंड मूवमेंट्स है, ये सारा नॉन वर्बल है, सारा स्किल्स है नॉन वर्बल की। तो क्या होता है ना, कभी कभी somebody is smiling, राइट, अब उसका जो एक्शन है और उसका जो एक्सप्रेशन है, जो वो मैच नहीं कर रहा है, वो दिखाने के लिए, कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे तुम तो दिखाने के लिए खुश हो रहे हो, तो ये कैसे समझ में आ रहा है हमें? तो नॉन वर्बल की जानकारी, जब वो इंसान, मान लो सम एन इंडिविजुअल, ही इज स्माइलिंग बट अंदर ही अंदर वो ही इज नॉट स्माइलिंग, वो दुखी है वो, तो हम ये चीज़ वो समझ रहे हैं कि ही इज स्माइलिंग जस्ट फॉर शोइंग कि ही, यू नो, आई एम हैप्पी। तो ये चीज़ समझना, आइडेंटिफाइंग इमोशंस ऑन अ नॉन वर्बल लेवल, इसका क्या मतलब है? यही कि नॉन वर्बल लेवल पे भी आप उसके इमोशंस को समझ पा रहे हैं। अगर वो हंस रहा है ना, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, ये तो हम समझ रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो जो है स्माइल कर रहा है, राइट, वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, बट उसका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और कह रहा है, तो बॉडी टोन कुछ और कह रहा है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, राइट। ये सारी चीज़ों से जब हम उसके सही इमोशन को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज आइडेंटिफाइंग इमोशन ऑन अ नॉन वर्बल लेवल, है ना। जैसे चेहरे से भी एकमैन ने 4-6 बेसिक इमोशंस दिए थे कि ये इसका इमोशन है, ये इसका, तो ये जब आप पहचान लेते हो, अब आप, कोई हंस रहा है, अगर आप उसके उस इमोशन को जान लो, कोई गुस्सा है, उसके एक्सप्रेशंस को आप समझ लो। एक तो ये तरीका है यूज इमोशन को नॉन वर्बल लेवल का, कि आप उसके इमोशन को सही पहचान रहे हो। और दूसरा ये है कि उसका स्माइल के पीछे का भी क्या लॉजिक है, कि आपको वो लग रहा है कि दिखाने के लिए स्माइल कर रहा है, बट एक्चुअल में ही इज नॉट स्माइलिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस चीज़ को भी समझ रहे हैं। तो साइकोलॉजी क्या है? यही है ना साइकोलॉजी। दैट इज वाई वी ऑल आर स्टडिंग साइकोलॉजी, बिकॉज हमें ये सारी चीज़ें समझ आती है, राइट। यूजिंग इमोशंस टू गाइड कॉग्निटिव थिंकिंग, हम अपने इमोशंस को अपने कॉग्निशन में, जैसे कि बाकी आपने थ्योरी, जेम्स लैंजे की थ्योरी में भी आपने पढ़ा है कैसे कैसे, है ना, जेम्स लैंजे हो गए, कैनन बार्ड है, लजारस की थ्योरी में तो सबसे ज़्यादा है ना। स्कैटर सिंगर की थ्योरी में भी कॉग्निटिव अप्रेजल और ये सब है। तो आप अपने कॉग्निशंस को कैसे यूज़ कर रहे हो इमोशंस में। फिर अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन इमोशंस कन्वे एंड एक्शंस इमोशन जनरेट, कि जो इमोशन किस टाइप के इंफॉर्मेशन को कन्वे करा है वो आप समझ रहे हो, किस टाइप का एक्शंस वो जनरेट करा है वो आप समझ रहे हो, है ना। और फिर क्या है कि अपने इमोशंस को हम पर्सनल बेनिफिट के लिए कैसे रेगुलेट करते हैं, और कॉमन, जैसे देखो रेगुलेट करना का क्या मतलब है, रेगुलेशन ना, फॉर एग्जांपल आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, देखो रेगुलेटिंग वंस ओन इमोशन फॉर पर्सनल बेनिफिट, हमको पता है आई एम फीलिंग एंग्री, राइट। जैसे मान लो हम कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस, यू आर डूइंग एन ऑफिस वर्क, नाउ यू आर गेटिंग एंग्री ऑन समबडी, बट यू नो दैट यहाँ पर गुस्सा करना अभी ठीक नहीं है, आपने अपने इमोशंस को किसी तरह रेगुलेट किया या कंट्रोल किया या मैनेज किया, तो ये क्या है, अपने पर्सनल बेनिफिट में। अगर आप वहाँ पे एंगर शो करोगे तो आपका ही नुकसान है। तो देयर आर सर्टन सिचुएशंस वेयर यू कैन नॉट शो योर इमोशंस, क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है। तो फॉर योर पर्सनल बेनिफिट आप अपने इमोशंस को उस तरह रेगुलेट करते हो, राइट। रेगुलेटर होता है ना, जैसे पंखा, 3 नंबर 2 नंबर अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के हिसाब से, राइट। तो ये इन्होंने इसमें किया था। अब अगर आप हिस्ट्री में वो देखो तो अब्राहम मैस्लो ने सबसे पहले इमोशनल स्ट्रेंथ का जो है इंट्रोड्यूस किया था। ही वॉज द अब्राहम मैस्लो ने इमोशनल स्ट्रेंथ को इंट्रोड्यूस किया। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, सबसे पहले जो ये वर्ड है ये अपीयर कहाँ हुआ था, ये माइकल बेल्डॉक के पेपर में हुआ था। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर के फ्रेम्स ऑफ माइंड में, जहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, जैसे आईक्यू दिया, और उन्होंने कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं बता पाई। तो ये फ्रेम्स, देखो हार्वर्ड गार्डनर का फ्रेम्स ऑफ माइंड याद रखना, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद सबसे पहले पब्लिश्ड यूज ऑफ द टर्म ईक्यू कब हुआ था, ये कीथ बेस्ली ने किया था 1987 में, ब्रिटिश मेंजा मैगजीन। ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि व्हेन इट वाज
अब देखो ये सीरीज में ही चल रहा है ना, तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। जैसे 1964, 1983, 1987, 1989 में स्टैनले ग्रीनस्पैन ने एक मॉडल रखा था ईआई डिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद पीटर सैलोवी और मेयर ने इसको पब्लिश किया था। तो इस तरीके, तो ये सब नाम्स भी क्योंकि ईआई से रिलेटेड है, इसीलिए आई हैव ब्रॉट ब्रीफ हिस्ट्री इनकी भी, कि आप नाम जान लो, याद कर लो थोड़ा, क्योंकि ये सारे लोग इमोशनल इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेंथ मैस्लो ने दी, उसके बाद माइकल बेल्डॉच ने सबसे पहले पेपर में ये नाम यूज़ किया, हार्वर्ड गार्टनर के फ्रेम्स ऑफ माइंड में ये आया, ईक्यू में कीथ बिस्ली ने, राइट। तो एक साइंस रिपोर्टर थे गोलमैन जो है, उनको मेयर और सैलोवी के काम से पहले एक्सपोज किया गया, और गोलमैन ने मेयर और सैलोवी के काम को ही स्टेप फर्दर लेके वो गए थे। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1995 में। उस बुक का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। आखिर जो इमोशनल क्वेश्चन होता है वो या इमोशनल जो इंटेलिजेंस होता है वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन से क्यों ज़्यादा मायने रखता है, क्यों ये ज़्यादा मैटर कर सकता है। तो ये जो है इन्होंने मेयर और सैलोवी के काम को आगे बढ़ाते हुए गोलमैन ने। अब देखो, अगर आप जनरल भी आप सोच लो, तो एक मान लो कोई सिचुएशन है, एक कॉम्प्लेक्स, एक सडन सिचुएशन है। नाउ देयर आर टू पर्सन्स जो वो उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं ये इंटेलिजेंस पे तो डिपेंड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग इमोशंस पे भी डिपेंड कर रहा है। बहुत लोग बहुत सारे हादसे नहीं देख पाते हैं, जैसे मान लो कुछ हुआ, राइट, 2 इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट। अब एक का इंटेलिजेंस तो काम कर रहा है, लेकिन वो उतना ही एंजाइटी उसको है, उतनी ही उसको मतलब घबराहट है, वो उस पैनिक सिचुएशन को डील ही नहीं कर पा रहा है। तो इंटेलिजेंस किस काम का वहाँ पर? व्हेन यू आर नॉट एबल टू डील विद दैट सिचुएशन, आप उस सिचुएशन को फेस ही नहीं कर पाओगे, तो आप अपना इंटेलिजेंस यूज करके उसको सॉल्व कैसे करोगे? तो पहले तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आना चाहिए, दैट यू आर एबल टू रेगुलेट एंड फर्स्ट मैनेज योर इमोशंस। आप पेशेंट तो रहो, तभी तो यू कैन सॉल्व द क्राइसिस विच हैज अकर्ड। इसको भी अगर आप इजी लैंग्वेज में भी समझो ना, ईक्यू और आईक्यू में क्यों ईक्यू जरूरी है? बिकॉज इवन इफ देर आर अगर इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन अगर उसके सामने कोई ऐसी क्राइसिस आई, कोई भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम हुई, तो इज ही एबल टू मैनेज इट फर्स्ट। पहले तो आपको मैनेज करना, कंट्रोल करना इमोशंस को ज़रूरी है ना, तभी तो यू कैन थिंक एंड यू कैन डू समथिंग। इट इज़ नॉट दैट आईक्यू ज़रूरी नहीं है, इवन आईक्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आईक्यू इज नॉट द ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ये टॉपिक है। नहीं तो आजकल इतने सुसाइड रेट्स, इतना कुछ क्यों हो रहा है, इतना सुसाइडल, इवन प्रोफेसर्स, इवन असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर्स तक सुसाइड कर रहे हैं, तो दे आर तो एकेडमिशियंस, तो इतना आईक्यू है, सब कुछ है, देन ऑल्सो दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। व्हाई? बिकॉज देयर ईक्यू इज वेरी वेरी वीक। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस आउट, लाइफ में हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए। तो इसी से समझ लो, तो आईक्यू वाज स्टिल इम्पॉर्टेंट, दैट इंटेलेक्ट अलोन वाज नो गारंटी ऑफ अडेप्टनेस इन आइडेंटिफाइंग वंस ओन इमोशन या दूसरों के इमोशन। मतलब आपका इंटेलेक्ट ही कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप उसमें अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्लस आप दूसरे के इमोशन, वो भी तो ज़रूरी है ना। इंटेलेक्ट अलोन कैन नॉट गारंटी दिस कि आप सब कर ही लोगे। तो इट टुक अ स्पेशल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस टू प्रोसेस इमोशनल इन्फॉर्मेशन। तो गोलमैन ने यही चीज़ कही कि एक अलग तरीके की इंटेलिजेंस चाहिए इमोशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, वेदर टू फैसिलिटेट गुड पर्सनल डिसीजंस, है ना, वेदर आपको कोई अपना पर्सनल डिसीजन लेना है, आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करनी है, आपको खुद को मोटिवेट करना है, या कुछ भी, उसके लिए एक अलग तरीके की इंटेलिजेंस ज़रूरी है, जो उन्होंने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, राइट। अब इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? तो इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव, एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट इमोशन। परसीव, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या इमोशन आपके अंदर है। जब हम यही नहीं परसीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे अंदर कोई इमोशन है, तो हम बाकी की चीज़ें तो कर ही नहीं सकते। तो पहले तो आपको परसीव करना पड़ेगा इमोशन को, फिर आप उसको एक्सप्रेस करोगे, है ना, फिर
अंडरस्टैंड, फिर अब अंडरस्टैंडिंग में भी खुद का और दूसरों का, दोनों का, सामने वाले का इमोशन आप समझ ही नहीं रहे, आप खाली अपने इमोशन समझ रहे हैं, तो वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है ना। तो सामने वाले के इमोशन को भी यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऑल्सो रेगुलेशन, रेगुलेटिंग, अगर आपको एंगर आ भी रहा है तो आप उसको उस सिचुएशन में किस तरीके से कम करो वो आपके ऊपर है। इवन इफ यू आर हैप्पी एंड इवन इफ द सेम सिचुएशन, इवन जैसे मान लो कि देयर आर 2 फ्रेंड्स, ठीक है, एक पास हो गया, एक फेल हो गया। जो पास हुआ, अब वो उस इमोशन को रेगुलेट करके ना शो करेगा। अब ऐसा, क्योंकि अब उसका दोस्त फेल हो गया तो उसको दिखा, वो भी तो है, यू कैन नॉट फील समवन, मेक समवन फील बैड। तो यही रेगुलेशन है, आप किस तरीके से सिचुएशनली और सारी चीज़ों को कैसे रेगुलेट। अब हैप्पीनेस है तो अब इतनी एक्सटेंट तक भी हैप्पीनेस इज बैड। इमोशन टू एनी एक्सटेंट, आप सब चीज़ का एक बॉर्डर लाइन है, एक बैलेंस है, राइट। तो वही चीज़ है। सो सैलोवी मेयर का और गोलमैन का डेफिनेशन इसलिए आई हैव ब्रॉट क्योंकि यही 2 थ्योरीज मेन है। 1997 में इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू परसीव इमोशन, इंटीग्रेट इमोशन टू फैसिलिटेट थॉट, अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड टू रेगुलेट इमोशन। अब सैलोवी मेयर हमेशा 4 चीज़ों की ही बात करते हैं, परसीविंग इमोशन, एक्सप्रेसिंग इट, अंडरस्टैंडिंग एंड रेगुलेट। तो यहाँ क्या है कि परसीविंग द इमोशंस, इंटीग्रेटिंग द इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस एंड रेगुलेटिंग द इमोशंस, ये 4 चीज़ों की बात करते हैं। और गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या कहा कि द कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, मतलब हम खुद की भी फीलिंग को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम सामने वाली की भी कर रहे हैं, खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं इमोशन को, और अपनी रिलेशनशिप्स को भी। तो ये सारा, ये इनकी डेफिनेशंस थी। अब देखो, इनका जो मेन मॉडल है, इसको आप पम के नाम से भी याद कर सकते हो, पम मॉडल। तो मेयर एंड सैलोवी का जो एक डेवलपमेंटल मॉडल था, इसमें 4 ब्रांचेस हैं। परसीविंग इमोशन, अगर आप इसको पम से भी याद कर लोगे ना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सही है, ईजी हो जाएगा। परसीविंग इमोशंस, ability to perceive emotion in oneself and others accurately. What emotion you are feeling, वो ज़रूरी है। तो perceiving emotion, using emotion, understanding the emotions, emotional language हो गई, या जो भी signals हैं, and the ability to manage the emotion, ताकि आप specific goals को attain कर सको। So managing the emotions to attain the specific goals. अब here there is an interpersonal domain, intrapersonal and interpersonal. Now intrapersonal, intra means within yourself and inter मतलब 2 लोगों में। So intra का मतलब होता है within yourself, खुद में, खुद की, और इंटर मतलब 2 लोगों के बीच में। तो जब हम परसीविंग इमोशंस की बात कर रहे हैं तो इसमें इंट्रा क्या है, sensing our own emotional states. When you are sensing your own emotional state, that is intra, and दूसरों की इमोशनल सेंस को जब आप सेंस कर रहे हो, that is inter. तो perceiving emotions में खुद का भी दूसरे का भी। Now facilitating thought with the emotion, building emotional response into decision and problem solving, मतलब हम अपना emotional response को जो हम बिल्डिंग करते हैं वो हम डिसीजंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग में लेकर आते हैं। फिर फैसिलिटेटिंग थॉट विथ इमोशन का इंटरपर्सनल, बिल्डिंग अदर्स इमोशनल रिस्पॉन्सेज इनटू डिसीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि दूसरों का इमोशनल रिस्पॉन्स भी हम डिसीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग तक लेकर आए। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग द इमोशन, मतलब मीनिंग ऑफ आवर ओन इमोशन एंड लर्निंग फ्रॉम देम विल बी द इंट्रापर्सनल डोमेन पार्ट। और वहीं पे इंटर में कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ आर अदर्स इमोशंस एंड यूजिंग दैट नॉलेज, कि दूसरे की भी इमोशंस को यू आर अंडरस्टैंडिंग, वो इंटरपर्सनल हो गया। अब मैनेजिंग इमोशन में, मैनेजिंग योर ओन इमोशनल स्टेट्स, कि आप अच्छे तरीके से फंक्शन कर सको, मैनेजिंग को रेगुलेटिंग वही बात है। और इंटरपर्सनल मतलब कि हम दूसरों की मदद करें, हेल्पिंग अदर्स टू मैनेज देयर इमोशनल स्टेट्स, कि वो दूसरा भी अपने इमोशनल स्टेट्स को किस तरह मैनेज करे टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली। सो
ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर बट इट इज़ अबाउट ऑल्सो द अदर पर्सन, कि हम दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं, उनकी भी हम उनके इमोशंस को भी हम परसीव कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, फैसिलिटेट कर पा रहे हैं एंड मैनेज कर पा रहे हैं. सो इट इज़ बोथ द साइड्स. दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस. तो ये मेयर एंड सैलोवी का 4, ये पम, इसको इस नाम से अगर पम से भी याद कर लोगे तो परसीविंग इमोशन, यूज इमोशंस में, यूजिंग इमोशंस इफेक्टिवली टू फैसिलिटेट द थॉट, अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंड मैनेजिंग इमोशंस. अब यही जो गोलमैन थे, गोलमैन ने मेयर एंड सैलोवी का जो 4 ब्रांच सिस्टम है, इनको इन्होंने 5 एसेंशियल एलिमेंट्स दिए. क्या थे? इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, मतलब वही चीज़ है, लेकिन देखो चीज़ें वही होती है बट थोड़ा सा और ब्रॉडन पर्सपेक्टिव. सो नोइंग व्हाट वन इज फीलिंग एट एनी गिवन टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट दोज मूड्स हैव ऑन अदर. तो इन्होंने जो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस के बारे में कहा कि यू आर अवेयर ऑफ योर ओन, वही परसीविंग, जैसे परसीव कर रहे हो, इन्होंने अवेयरनेस की बात कही कि यू नो कि व्हाट वन इज, हम क्या फील कर रहे हैं एट दैट मोमेंट. अपनी अवेयरनेस भी ज़रूरी है और सामने वाले की भी अवेयरनेस ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसका इम्पैक्ट किस दूसरों पर कैसा पड़ रहा है वो भी जानना. दैट इज ऑल्सो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस. सो अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट दोज मूड्स हैव ऑन अदर्स, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फिर आता है सेल्फ रेगुलेशन. अगेन सेल्फ रेगुलेशन इज ऑल अबाउट द कंट्रोलिंग और रीडायरेक्टिंग वंस इमोशंस, है ना. तो किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, आप किस तरीके से अपने इमोशंस को रीडायरेक्ट करते हो. एंटिसिपेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर एक्टिंग ऑन इम्पल्स, मतलब इसका ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एंटिसिपेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर एक्टिंग ऑन. क्या होता है, कुछ लोग जैसे इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं. देयर इज अ सिचुएशन विच हैपेंड एंड यू रिएक्टेड वेरी इम्पल्सिवली, बट आपको पता नहीं है, आपको पता है उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या है या क्या हो सकता है, बट देन ऑल्सो यू आर एक्टिंग इम्पल्सिवली. तो यहाँ सेल्फ रेगुलेशन जब होगा आपके अंदर, तो यू विल एंटिसिपेट द कॉन्सिक्वेंसेस फर्स्ट. पहले आप ये सोचोगे, अगेन कॉग्निशन इज रिस्पॉन्सिबल. पहले आप ये सोचोगे कि एंटिसिपेट करोगे कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं बिफोर एक्टिंग ऑन द इम्पल्स. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स. यही 2 इंडिविजुअल में यही डिफरेंस है कि व्हेन वन पर्सन इज रिएक्टिंग टू एनी सिचुएशन वेरी वेरी इम्पल्सिवली एंड द अनदर वन इज थिंकिंग अबाउट व्हाट नेक्स्ट, या अगर ऐसा किया तो क्या. तो यही सेल्फ रेगुलेशन. तो हैंडलिंग फीलिंग्स अप्रोप्रिएटली, अबिलिटी टू सूद वन सेल्फ एंड अबिलिटी टू शेक ऑफ रैम्पेंट एंजाइटी. ये जो है ये सेल्फ रेगुलेशन का ही एक एक्सप्लेनेशन है कि अबिलिटी टू शेक ऑफ रैम्पेंट एंजाइटी. इवन इफ यू आर फीलिंग एंजाइटी, यू हैव दैट अबिलिटी कि आप उस एंजाइटी को भी पार कर दो. मोटिवेशन, यूटिलाइजिंग इमोशनल फैक्टर्स टू अचीव गोल्स, कि आपने अपने इमोशनल फैक्टर्स को यूज़ किया टू अचीव एनी गोल, टू एंजॉय द प्रोसेस एंड परसिवर इन द फेस ऑफ ऑब्स्टिकल. उस ऑब्स्टिकल को पार करके आप आगे बढ़ गए. सो अगर आप किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, इवन इफ यू आर फेसिंग ऑब्स्टिकल्स, अगर आप उस ऑब्स्टिकल को समझ लो कि व्हाट आर दोज, you have that ability, you have that motivation, you have that EQ in yourself, understanding, regulating, तो आप आगे बढ़ जाओगे. एम्पैथी, अगेन कीपिंग योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज. एम्पैथी, दूसरों के उसको समझना, इमोशंस को सेंस करना. एंड सोशल स्किल्स, यू आर मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, इंस्पायरिंग अदर्स ऑल्सो एंड इंड्यूसिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम देम. दिस इज सोशल स्किल. तो यही जो है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दैट वाज गिवन बाय गोलमैन, जहाँ पे उन्होंने अवेयरनेस की बात की, मैनेजमेंट या रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स. अब इसी को दूसरे लैंग्वेज में भी आगे दिया है. अब इसी का थोड़ा सा ब्रॉडन वर्जन कमिंग टू द सेल्फ अवेयरनेस. तो जॉन मेयर ने भी यही कहा कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, टू नो द करंट मूड एंड इट्स रीजंस. अब यही जानना जरूरी नहीं कि आई एम एंग्री at the moment. This is not enough. You have to know the reason of your why you are angry. तो उस इमोशन को जानना प्लस उसके रीज़न को जानना, ये भी एक एबिलिटी होनी चाहिए. इट एनेबल्स द इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ, देयर वीकनेस एंड प्रोसेस द इफेक्ट ऑफ मूड, इमोशन एंड ड्राइव्स इन अदर पीपल. सो दिस बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इक्वली important. Self awareness depends on the ability to identify and monitor one's emotions. You can identify the emotion, you can monitor it,
दूसरों में भी आप आइडेंटिफाई करते हो इमोशंस को, वन एंड द सेम थिंग। अब जो इमोशंस है दे आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। इमोशंस वर्बली नॉन वर्बली दोनों तरीके से कम्युनिकेट हो सकते हैं, जैसा स्टार्टिंग में भी था कि वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन दोनों होता है। तो विदाउट सेल्फ अवेयरनेस an individual cannot objectively assess emotional states because there is a need to know the reason for each emotion। तो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो हम जो है ऑब्जेक्टिवली असेस ही नहीं कर पाएंगे कि ये जो इमोशनल स्टेट्स है वो क्या है और क्यों है, ये इस इमोशनल स्टेट के होने का क्या रीज़न है। सो इंडिविजुअल्स हु हैव द एट्रीब्यूट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मेनली व्हेन दे असेस देयर परफॉर्मेंस विद द ओपिनियंस ऑफ देयर कलीग्स। So they also have the ability to ask the opinions of others also, right? अब emotional self awareness होना, accurate self assessment and self confidence, these are the three important dimension of self awareness। तो कह सकते हैं कि self awareness एक basic understanding होती है कि how we feel, हम किस तरीके से फील कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो जब ये पूछेगा कि what the basic understanding of how we feel and why we are feeling that is the awareness, self awareness। The more we are aware of the feelings, the easier they are to manage and dictate how to respond to। तो जब पता ही नहीं है तो मैनेज कैसे करेंगे, तो जितना ज़्यादा पता होगा उतनी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट होगा। तो इमोशनल अवेयरनेस इज द रिजल्ट ऑफ दिस सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होता है, सेंसिंग द इमोशन। सबसे पहले हम इमोशन को सेंस करते हैं, तो सेंस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद एक्नॉलेज करते हैं, सेंस किया, अब उस चीज़ को हमने माना कि यस आई एम फीलिंग दिस, राइट। एक्नॉलेज ही नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो एक्नॉलेजमेंट, आइडेंटिफाइंग मोर फैक्ट्स, और आइडेंटिफिकेशन किया कि इसके अलावा कोई और भी है क्या इमोशन। देन यू एक्सेप्ट द फीलिंग, फिर हमने एक्सेप्टेंस किया। आफ्टर एक्सेप्टेंस हमने रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट का मतलब वाई द इमोशन इज शोइंग अप इन दैट मोमेंट, क्यों ऐसा इस मोमेंट पे हो रहा है। नोटिस कि दूसरे व्हाट अदर फीलिंग्स आर प्रेजेंट, और क्या है, या इसके पहले क्या आया, इसका पर्पस क्या है। फिर एक्ट करो, मतलब अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को लेकर एक्शन लो, और फिर रिफ्लेक्ट करो कि जो हमने एक्शन किया उसका यूजफुलनेस क्या था और उससे लेसन क्या मिला। तो इसके स्टेजेस को भी ना लगाने को बोलता है। जैसे इसको आप अरेंज करिए। तो सबसे पहले हमने सेंसिंग की, फिर हमने एक्नॉलेज किया कि येस आई एम फीलिंग दैट इमोशन, फिर हमने और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। अब फिर देख लिया तो एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद हम रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, और फिर उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। अब सेल्फ रेगुलेशन बहुत बार बता चुके हैं, बट अगेन सेल्फ रेगुलेशन क्या है। हम अनएक्सपेक्टेड या डिस्ट्रप्टिव इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। देखो अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज दीज आर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। इम्पल्सिस को एक पॉजिटिव आउटलुक बना के, इवन व्हेन सिचुएशन डू नॉट गो एज प्लान, हमने ऐसा सोचा था कि ये होगा बट नहीं हो रहा है, तो कैसे हम अपने आप को रेगुलेट करें, कैसे इमोशंस को रेगुलेशन करें। तो जो हम स्पॉन्टेनियस तुरंत जजमेंट बना लेते हैं ना इम्पल्सिव होके, अगर आपके अंदर एक सेल्फ रेगुलेशन कैपेसिटी है तो ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ कम हो जाएगी। तो ट्राई टू मेंटेन, ठीक है। ये आपके ओपननेस टू चेंज को इम्प्रूव करेगा, अडेप्टेबिलिटी को, एडजस्टमेंट आपका बढ़ेगा, एक अच्छा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगा, है ना। सो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर सेल्फ रेगुलेशन रहता है, दे डू नॉट रिएक्ट टू सेटबैक, वो सेटबैक्स को रिएक्ट नहीं करते हैं, बट दे रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली बाय मैनेजिंग देयर इमोशन, बट वो अपना अप्रोप्रिएट तरीके से रिएक्ट कर लेते हैं। इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, एक ट्रांसपेरेंसी रहना, अडेप्टेबिलिटी, जो भी चीज़ें हो रही है उससे हम अडेप्ट कर रहे हैं, अचीवमेंट, इनिशिएटिव, ऑप्टिमिज्म, ये सारा कुछ आपके सेल्फ रेगुलेशन में आएगा, राइट। अब सबसे बड़ी चीज़ है जो गोलमैन ने बताई थी, वो एमिगडाला हाईजैक के बारे में। देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इट्स काइंड ऑफ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बट ये भी उतना ही जरूरी है कि ये, क्योंकि ये गोलमैन ने बताया था कि एक एमिगडाला हाईजैक होता है। क्या होता है, इमोशंस कैन स्वैम्प द ब्रेन कॉजिंग फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड ओवरवेलमिंग। तो कभी कभी हमारे दिमाग में ना या तो बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग ऐसे थॉट्स आते जाते हैं। तो इसको गोलमैन ने एमिगडाला हाईजैक बोला था। सो एमिगडाला क्या है, एमिगडाला को सेंटर ऑफ इमोशंस एंड इमोशनल बिहेवियर बोला जाता है कि एमिगडाला इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज द सेंटर फॉर द इमोशन।
So this area of the brain goes into overdrive, causing high activity, causing us to focus and obsess about whatever is causing our distress. तो ये एमिगडाला हाईजैक, कोई भी चीज़ जब हो जाएगी, किसी चीज़ को हम हाईजैक हमने कर लिया, तो क्या होता है उसमें कि ये बहुत ज़्यादा इसमें हाई एक्टिविटी कॉज होती है. ये हमको बिल्कुल कहता है, एकदम ऑब्सेस करा देता है कि जो भी हमें डिस्ट्रेस हो रहा है हम सिर्फ उसी पर फोकस करें. जैसे यू आर वर्किंग विथ योर फेलो टीम लीडर्स ऑन प्लानिंग एन अपकमिंग कैम्प, अनदर काउंसलर टेक्स क्रेडिट फॉर योर आइडिया. ठीक है, आप एक उसमें काम कर रहे हो फेलो टीम लीडर्स के संग और दूसरे काउंसलर ने क्रेडिट ले लिया. अब इसकी अनफेयरनेस के ऊपर आप इतना ज़्यादा फोकस हो जाओगे कि बाकी के प्लानिंग सेशन में क्या बोला गया ये यू हैव नो आइडिया, आपको याद ही नहीं है. तो ये होता है एमिगडाला हाईजैक कि इट विल ये आपको एक ऑब्सेशन, एक फोकस करा देता है एक ही इमोशनल थॉट पे इतना ज़्यादा कि आप मतलब जो आपको डिस्ट्रेस जिस चीज़ से हो रहा है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है. इसको कहते हैं हाईजैक. क्योंकि कोई भी चीज़ हम हाईजैक जब कर लेते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं ना, उसमें नुकसान ही है. हाईजैक इज हमेशा नुकसान. तो इसमें क्या है कि एक एग्जाम्पल से वही समझाया कि मान लो कि टीम लीडर्स प्लानिंग कर रहे हैं और किसी आपने कुछ आइडिया दिया था और दूसरे काउंसलर ने उस आइडिया का क्रेडिट दे दिया जब वो ग्रुप में उस चीज़ को उसने शेयर की. तो अब आपके दिमाग में सिर्फ यही थॉट चल रहा है कि उसने आपके आइडिया को चुरा लिया और बाकी जो चीज़ें हुई प्लानिंग सेशन में वो आपको याद ही नहीं है. दिस इज़ एमिगडाला हाईजैक. ठीक है, तो ये चीज़ को वो कर लेना, याद कर लेना कि it goes into an overdrive, causing high activity, causing us to focus and obsess about whatever is causing our distress. अब motivation क्या है? It is the inner passion that drives outward activity. है ना, हमारे एक अंदरूनी एक पैशन. अब मोटिवेशन में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पर नहीं जाएंगे, हालांकि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक भी आपको पता होना चाहिए. इंट्रिंसिक मतलब जो आप अंदर से जिसके लिए आप मोटिवेटेड हैं, आपको कोई आउटवर्ड रिवॉर्ड और एज सच की ज़रूरत नहीं है, वो आपके दिल से कोई चीज़ें कहते हैं ना, हम अपने अंदर से ये चीज़ आ रही है इसलिए हम कर रहे हैं. हम पेंटिंग कर रहे हैं बिकॉज वो मेरा पैशन है, वो मेरा इंट्रिंसिकली आई एम मोटिवेटेड टू डू इट, हमको इसके लिए कुछ मिलना नहीं है. दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. एंड एक्सट्रिंसिक क्या है? आउटवर्ड रिवॉर्ड्स, प्रेज, अकम्पलिशमेंट, इसके लिए कोई काम करना. तो ये क्या है मोटिवेशन में? इट कंसिडर्स द बेनिफिट्स ऑफ एंगेजिंग इन एक्टिविटी इन द लॉन्ग रन. मतलब लॉन्ग रन में क्या होने वाला उस पर हम फोकस करके उतना मोटिवेटेड रहते हैं. द स्ट्रॉन्गर द मोटिवेशन, द मोर द टेंडेंसी टू फोकस ऑन द सेट गोल बाय इंडिविजुअल. तो जितना ज़्यादा मोटिवेशन होगा उतना ही ज़्यादा हम अपने गोल पर ध्यान रख पाएंगे. मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स के अंदर बहुत ही एक ड्राइव होती है कि वो ज़्यादा अचीव करें, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं. अगर हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ जाएं बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं अपने अप्रोच में. एम्पैथी क्या है? वही है कि एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू रेस्पॉन्ड टू अदर्स बेस्ड ऑन इमोशनल. इसमें इतना वो नहीं है, वही चीज़ है कि हम दूसरों के प्रति कंसर्न शो कर रहे हैं जब उनका नेगेटिव कीपिंग योर सेल्फ इन अदर पर्सन शो. दैट इज ऑल अबाउट एम्पैथेटिक बिहेवियर. दूसरों की फीलिंग सेंस करना, उनको अलाउ करना कि वो शेयर करें किस तरह वो फील कर रहे हैं, आप उनको उनके पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं रैदर देन योर ओन पर्सपेक्टिव. कीपिंग योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूड. और आप जजमेंट पास नहीं करते हैं किसी भी तरीके का. सोशल स्किल. सोशल स्किल क्या है कि कितने एक्सटेंट तक आप रिलेशनशिप और नेटवर्क्स बिल्ड होते हैं, मेंटेन करते हैं. इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू कि एक कॉमन ग्राउंड आपने ढूंढा दूसरे लोगों के साथ अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, राइट. सो टीम बिल्डिंग करना, एक रिलेशनशिप्स को अच्छा करना, उसके लिए आपकी ये सोशल स्किल ज़रूरी है. अब इसी को इन्हीं के डैनियल गोलमैन के टर्म में जब आप इनके कंपोनेंट देखोगे तो जब पूछता है ना, तो जैसे उनका आपने पम याद किया, इसको आप KM2RH याद कर सकते हो. KM2RH क्या है डैनियल गोलमैन का? नोइंग आवर ओन इमोशन, मैनेजिंग वंस इमोशन, मोटिवेटिंग आवर इमोशंस, रिकग्नाइजिंग इमोशन ऑफ अदर एंड हैंडलिंग रिलेशनशिप्स. उसी को घुमा फिरा के वही चीज़ है, लेकिन इस तरीके से भी पूछ सकता है, उस तरीके से भी पूछ सकता है. अब मेयर सालोवी का एक रिवाइज्ड मॉडल आया था जहाँ पे 2016 में इन्होंने 4 ब्रांच को भी और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया था. ठीक है, अब इनका डिस्क्रिप्शन क्या है?
परसीविंग इमोशंस में। आइडेंटिफाई डिसेप्टिव और डिसऑनेस्ट इमोशनल एक्सप्रेशंस, कि हमने जिस भी तरीके का डिसेप्टिव या कोई डिसऑनेस्ट इमोशनल एक्सप्रेशन है उसको आइडेंटिफाई किया, फिर हमने एक्यूरेट या इनएक्यूरेट को डिस्क्रिमिनेट किया कि ये चीज़ यहाँ एक्यूरेट है, ये इनएक्यूरेट है। फिर देन यू अंडरस्टैंड कि इमोशंस को कैसे डिस्प्ले करना है कॉन्टेक्स्ट और कल्चर के हिसाब से। इमोशंस को हमने एक्यूरेटली एक्सप्रेस किया व्हेन एवर दे आर डिज़ायर्ड। इमोशनल कंटेंट को एनवायरनमेंट में, म्यूज़िक में परसीव करना, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, लैंग्वेज, वोकल क्यू, जब वही नॉर्मली हमने परसीव किया, राइट। फैसिलिटेटिंग थॉट यूजिंग इमोशन, सेलेक्ट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाउ वंस ऑनगोइंग इमोशनल स्टेट माइट फैसिलिटेट कॉग्निशन, कि कौन सी ऐसी इमोशनल स्टेट है जो हो सकता है कि कोई ना कोई कॉग्निशन बना ले। मूड स्विंग्स को लेवरेज करना अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लाने के लिए। देन प्रायोरिटाइज योर थिंकिंग ऑन योर प्रेजेंट फीलिंग। प्रेजेंट फीलिंग जिस तरीके की है उसके अकॉर्डिंग हमने डायरेक्ट किया अटेंशन अपना। जनरेट इमोशंस एज अ मीन्स टू रिलेट टू एक्सपीरियंसेस ऑफ अनदर पर्सन्स एंड जनरेट इमोशन एज एन एड टू जजमेंट एंड मेमोरी। अगेन फैसिलिटेटिंग थॉट यूजिंग इमोशन इज, इसमें सारा कॉग्निटिव रोल ही है जो पहले बता चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग इमोशन में वही है कि आपने कल्चरल डिफरेंसेस को भी रिकग्नाइज किया। इवोल्यूशन ऑफ इमोशन में कुछ कल्चर में अलग इमोशंस है, कुछ कल्चर में अलग इमोशंस है। अंडरस्टैंड हाउ अ पर्सन माइट फील इन द फ्यूचर और अंडर सर्टन कंडीशंस। इसको कहते हैं अफेक्टिव फोरकास्टिंग, मतलब फ्यूचर की चीज़ें कि कैसे एक इंसान फ्यूचर में फील कर सकता है वो भी हम समझ रहे हैं। अफेक्टिव फोरकास्टिंग, फोरकास्ट कर रहे हैं हम अफेक्ट का। अफेक्ट इज एन इमोशन, तो इसलिए अफेक्टिव फोरकास्टिंग नाम है। रिकग्नाइज लाइकली ट्रांजिशन अमंग इमोशन, जैसे एंगर से सेटिस्फैक्शन में कैसे ट्रांसफर हुआ वो भी समझना। कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड इमोशन अंडरस्टैंड करना। मूड्स और इमोशंस के बीच में एक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूड जो है ना दैट इज़ वेरी टेम्पररी इन नेचर एंड दैट इज ऑलवेज शिफ्टिंग। जैसे कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस है, वैसे ही मूड और इमोशन है। इमोशन इज एन ऑनगोइंग फेज, इमोशन आपका लंबे समय तक चलता है, लेकिन मूड स्विंग्स तुरंत तुरंत हो जाता है ना। इमोशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म, ठीक है, जब तक वो कांस्टेंट नहीं है आप किसी इमोशन का नाम नहीं दे सकते। अप्रेज द सिचुएशन दैट आर लाइकली टू एलिसिट, फिर आपने उस सिचुएशंस को भी अप्रेज किया जिससे कि आपके वो इमोशंस निकल के आ रहे हैं, राइट। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम उस सिचुएशंस को भी देख रहे हैं। जैसे एक एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल था, ये भी एक था कंटेक्स्ट में कि आप उस कंटेक्स्ट में जाते हो तो आपको चीज़ें याद, तो उसी तरीके से आप सिचुएशंस को अप्रेज कर रहे हो कि जो आपके इमोशंस को एलिसिट कर रहा है उसको। डिटरमाइन एंटीसीडेंट मीनिंग, कौन सी अब उस वो इमोशन क्यों हुआ, उसका क्या मतलब है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, ये सारा कुछ डिटरमाइन करना। फिर इमोशंस को लेबल करना और उनके बीच के रिलेशंस को देखना। मैनेजिंग इमोशन क्या है, अगेन दूसरे के इमोशन को मैनेज करना, खुद के इमोशन को मैनेज करना, स्ट्रेटजीज़ को देखना कि कैसे मेंटेन कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो एक इमोशनल रिस्पॉन्स को। इमोशनल रिएक्शंस को कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, हाँ, कि वो रीजनेबल लगे, है ना। इमोशंस के संग एंगेज करना अगर वो हेल्पफुल हैं, और डिसएंगेज कर दो अगर नहीं हेल्पफुल हैं। अनप्लीजेंट प्लीजेंट इमोशन दोनों में ओपन रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइम यू आर ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर, नो, बी ओपन टू प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट फीलिंग जब ज़रूरत है, एंड टू द इंफॉर्मेशन दे कन्वे, राइट। तो ये इनका एक फ्रेमवर्क था कि सेल्फ रिकग्निशन की जब बात आएगी तो आपका सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस, जब सेल्फ की बात आएगी, सेल्फ रिकग्निशन की, तो सेल्फ अवेयरनेस है, और जब सेल्फ रेगुलेशन की बात आएगी तो सेल्फ मैनेजमेंट है। उसी तरह सोशल रिकग्निशन में सोशल अवेयरनेस है एंड सोशल रेगुलेशन में रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। कि जब हम सेल्फ पे काम कर रहे हैं, सेल्फ रिकग्नाइज कर रहे हैं तो सेल्फ अवेयरनेस है, जब हम सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं तो सेल्फ का मैनेजमेंट है। उसी तरह जब हम सोशली दूसरों पे काम कर रहे हैं, सोशल रिकग्निशन कर रहे हैं तो सोशल अवेयरनेस है जिसमें ये चीज़ें हैं, और सोशल रेगुलेशन कर रहे हैं तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसे इसमें आया था कि हैंडलिंग फीलिंग्स अप्रोप्रिएटली, एबिलिटी टू सूद वन सेल्फ, एबिलिटी टू शेक ऑफ रैम्पेंट एंजाइटी, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द कंपोनेंट, तो इट इज़ द मैनेजिंग इमोशन।
और इसका कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट, सो इसका भी ऑप्शन जैसे self awareness is the knowledge of true feeling at the moment, where you are aware about the moment, right? So सेल्फ मैनेजमेंट क्या होगा, स्टेइंग इन द कोर्स, ये आपका सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, हैंडलिंग वंस इमोशंस टू फैसिलिटेट रादर देन हिंडर द टास्क, देन सेल्फ मोटिव. तो द आंसर इज गिवन सेल्फ मोटिवेशन, गोल से रिलेटेड है तो फिफ्थ वाला हो जाएगा. Then empathy, being able to sense what other people are feeling, and social skills is the ability to guide others' emotion and the way they act. So this is all about the emotional intelligence with 2 questions to give an idea about कि क्या emotional intelligence क्या है, कैसे है, इसकी क्या theories है. Also I will try to bring more of it. So if you like the video, do like, share, subscribe and